नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई एस पी सी अकेडमी में। और देखिए, पॉइंटर बुक के माध्यम से मैं आपको जो है एक आज से आपको एक नया सब्जेक्ट जो कि हमारा आज पॉलिटी स्टार्ट हुआ है। तो आज हम लोग जो है अब पॉलिटी कवर करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी और हिस्ट्री के जो है सब्जेक्ट के क्लासेस जो है पूरे हो चुके हैं, जो आप वहाँ पे जाके हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट यूपी पीसीएस 2023 के प्रीलिम्स को लेकर फोकस है, तो वो हमारी दो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। एक हमारी पॉइंटर बुक की और दूसरी अभी मैंने आपको एमसीक्यूज़ जो है करवाने स्टार्ट किए हैं। तो वहाँ पे भी जाके आप जो है उस सीरीज़ को भी ज्वाइन करिए और अपने जो है एमसीक्यूज़ लगाइए और देखिए आपका स्कोर कितना हो रहा है। और जो भी आपके चीज़ें क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उनको जो है आप नोट डाउन करिए, फिर उनको जाके बुक में पढ़िए कि हाँ ये चीज़ें छूट रही हैं। तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपसे छूट रही हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी हैं। तो आज पॉलिटी का हमारा ये पहला लेक्चर है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है। तो हम लोग आज जो है भारत का संवैधानिक जो विकास हुआ है वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो भारत का संवैधानिक विकास से स्टार्ट करते हुए आगे तक हम लोग जाएंगे। पूरी पॉलिटी मैं आपको इसी तरीके से वन लाइन फॉर्म में कवर करवाऊंगा। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा था कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुई थी, तो उसका जो एक्ट था वो हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के द्वारा लाया गया था 1773 में। तो कंपनी के लिए लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? ये ब्रिटिश की संसद के द्वारा पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी को जो है रेगुलेट करने के लिए। जो भी कंपनी में भ्रष्टाचार हो रहा था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, तो उसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था तो उसको रेगुलेट करने के लिए आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में जो 1883 ईस्वी में आया था इलवर्ट बिल। तो आप ये क्वेश्चन भी याद रखिए कि इलवर्ट बिल कब आया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो कब आया था? 1883 में। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो जहाँ तक देखिए यहाँ पे क्या था कि जो दो तरीके के जो नागरिक हो गए थे, एक भारतीय नागरिक और दूसरे थे ब्रिटिश या फिर यूरोपीय नागरिक। तो होता क्या था कि जब उन पे अगर कोई मान लीजिए मुकदमा चला है तो अंग्रेज़ जो थे तो उनके मुकदमे की सुनवाई केवल अंग्रेज़ ही कर सकते थे और भारतीयों के मुकदमों की सुनवाई भारतीय और अंग्रेज़ दोनों कर सकते थे। तो ये जो भेदभाव था इसको ख़त्म करने के लिए इलवर्ट बिल लाया गया था। तो इलवर्ट बिल में ये प्रावधान था कि अब जो है अंग्रेज़ों की सुनवाई भी भारतीय जज कर सकते हैं। तो इसको लेकर विवाद हो गया था और बाद में इसको जो है निरस्त कर दिया गया था। ये जो है लागू नहीं हो पाया था। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, तो भारतीय और यूरोपियों की बराबरी पर रोकना तो है, बराबरी जो है करने के लिए ये बिल लाया गया था, लेकिन ये जो है निरस्त कर दिया गया था बाद में अंग्रेज़ों के विरोध के चलते हुए। अगला कह रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, इसके द्वारा जो है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और तो इस एक्ट के माध्यम से अच्छा इसमें ये पूछता है किस सन में हुई थी। तो 1937 में हो गई थी। 19 एक्ट आप लोग याद रखिएगा कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था और इसका जो है स्थापित कब हुआ था? 1937 में। अगला देखते हैं कि भारतीय विधान परिषद को जो है बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई। तो जो भारतीय थे उनको बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। भारत परिषद अधिनियम जो था 1892 का, उसके अंतर्गत इनको प्राप्त हो गई थी। अगला मैचिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी आपकी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी आपकी? तो ये हुई थी आपकी अभी हम लोग देख चुके हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आया था, उसके अनुसार भारत में जो इंग्लिश मिशनरीज जो थे उनको भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली थी? तो जो चार्टर एक्ट आया था 1813 का, उसमें मिली थी। गवर्नर जनरल की परिषद में जो कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी, सर्वप्रथम मैकाले की नियुक्ति इसमें की गई थी। तो इनको जो है चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत नियुक्त किया गया था।
आगे देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव निम्नलिखित के द्वारा आ गई। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि किन किन जो है एक्ट के माध्यम से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो जो आपका 1813 का चार्टर एक्ट आया था उससे, और दूसरा था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 आया था, और थर्ड आया था प्राचीन एवं आंग्ल जो विवाद था। इन तीनों में ही जो है अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। अगला देखते हैं कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं थी कि प्रांतों की जो कार्यकारिणी सरकार थी उसमें क्या हुआ, द्वैध शासन की व्यवस्था, और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्तियों का हस्तांतरण। तो ये विशेषताएं थी किसकी, 1919 का जो अधिनियम आया था इसकी विशेषताएं थी। आगे देखते हैं कि ब्रिटिश संसद ने जो है चाय और चीनी, किसको, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। कब कर दिया था, तो ये हुआ था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अच्छा, आप सब लोग ये पढ़ तो लेते हैं कि इनको जो चाय और चीन के साथ में व्यापार छोड़कर सभी इनका जो एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि इनका एकाधिकार समाप्त क्यों किया गया? समाप्त इसलिए किया गया था क्योंकि आप ये जो दौर देखेंगे, जो 1813 का जो दौर था, तो ब्रिटेन में क्या था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, वहाँ पे औद्योगिकरण हो रहा था। तो औद्योगिकरण की वजह से वहाँ पे नए नए व्यापारी थे। अच्छा, क्या हुआ था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत में व्यापार करती थी उसको एक अधिकार दे दिया गया था कि भारत में सिर्फ यही अंग्रेजी एक कंपनी जो है यही भारत से व्यापार करेगी। लेकिन जब वहाँ पे औद्योगिकरण हुआ, उसके बाद में नए नए व्यापारी आए, तो उन्होंने वहाँ की संसद में विरोध किया कि आप इसका एकाधिकार समाप्त करिए, हमें भी तो व्यापार करना है, जो नए नए उद्योगपति थे। तो इस वजह से इसका एकाधिकार समाप्त हुआ था उनकी मांगों को लेकर। तो ये बात भी आप लोग याद रखिए। अब ये बात याद रखेंगे तो अब आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि क्यों, जब चीज़ें हमें रीज़न पता होता है ना कि क्यों एकाधिकार समाप्त हो गया, तब जो है हम चीज़ें अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। देखिए, तो कब आ गया था, ये 1858 का अधिनियम था, इसके द्वारा जो है भारत का राजस्व देखिए ब्रिटिश की संसद के नियंत्रण में आ गया था। अगला देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई थी। तो ये कब की गई थी, 1919 के अधिनियम जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये है कि जैसे कि कोई चुनाव लड़ता है, मान लीजिए कोई हिंदू कैंडिडेट खड़ा है तो उसको वोट देने वाले जो होंगे वो हिंदू ही वोटर होने चाहिए, और कोई अगर मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा है तो वोट उसमें कौन वोट डालेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नागरिक ही वोट डालेंगे। तो ये था, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है यहाँ से स्टार्ट हुई थी। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी, तो 1919 का जो अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम, इसके द्वारा पहली बार जो है इसको द्विसदनीय बनाया गया था। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं, इसकी ये जो शक्ति है वो जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है लागू की गई थी। तो इस वजह से ये हमारी जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। लेकिन पहली बार, और यहाँ पे देखिए कि पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में इसका कुछ जो है इसके अंश देखने को मिल जाते हैं। अगला देखते हैं कि भारत को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो पहली बार आप देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1833 का आया था, तो उसमें जो है इस बात का प्रावधान था कि भारतवासियों को भी इसमें हिस्सा मिलेगा, किसमें, प्रशासन में। अगला देखते हैं कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। तो जो इनके बीच में जो शक्तियों का विभाजन जो है किस पे आधारित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है ये विभाजन हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं थी, तो क्या क्या देखते हैं कि इस अधिनियम में जो है अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। तो महासंघ का प्रावधान था, लेकिन ये जो है लागू नहीं हो पाया था क्योंकि जो है रियासतों ने इसको मना कर दिया था। आगे देखते हैं कि यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, और इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर कहाँ पे लागू कर दिया था, केंद्र में लागू कर दिया था। आगे देखते हैं कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था कब, 1935 के अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कब, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा।
1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट या फिर अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव क्या थे? तो विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि और एक संघ की योजना पर विचार किया गया था, और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना। तो ये सब प्रावधान थे 1935 के अधिनियम में। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? तो ये हुआ था गवर्नमेंट एक्ट ऑफ जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था, उसके द्वारा इसको अलग किया गया था। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। तो कितने? कुल 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठित हुआ था। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो सबसे पहले ये प्रस्ताव आया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में जो है प्रत्येक प्रांत को जो आवंटित सदस्य संख्या का निर्धारण, तो एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में कितना चुना? 10 लाख व्यक्तियों पर जो है एक व्यक्ति चुना जाना था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो ये थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन। अगला देखते हैं कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम में से जो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो इनमें से कौन नहीं थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे हम लोग देखें कि स्टेटमेंट दी गई है कि जो बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो बेवेल योजना में यही प्रावधान था कि इसके द्वारा जो है हिंदू एवं मुस्लिमों की संख्या को समान कर दिया जाए। बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत बंटवारे से बच जाएगा, लेकिन ये उनकी विचारधारा ऐसी नहीं थी। तो यहाँ पे आपका ए तो सही हो जाता है, लेकिन आर गलत हो जाता है। अगला देखते हैं कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो ये 1934 में जो स्वराज पार्टी गठित हुई थी उनके द्वारा और एम.एन. रॉय जी के द्वारा ये जो है प्रावधान सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं कि संविधान सभा के बारे में सही कथन है। तो क्या क्या संविधान सभा के बारे में है, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है कि इसने जो है बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया था, और उनमें से प्रारूप समिति जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। दूसरा क्या है कि इसमें जो है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई हो गए, आपके एंग्लो इंडियन और पारसी, सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। तीसरा देखते हैं कि इसकी जो चुनाव प्रक्रिया थी भारत शासन अधिनियम 1935 की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण जो है मताधिकार सीमित था। तो इसमें जो मताधिकार था वो बहुत ही सीमित था। तो इसमें मताधिकार किस पे डिपेंड था? देखिए, जो लोग टैक्स पे करते थे और जिनके पास में संपत्ति ज़्यादा थी और जो शैक्षणिक योग्यता रखते थे, यानी कि जो पढ़े लिखे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार था, और यह एक बहुदलीय निकाय भी थी। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में यहाँ पे भी सही कथन है। तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, क्योंकि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि उसमें क्या क्या प्रावधान थे कि उसमें शैक्षिक योग्यता देखी गई थी, टैक्स देखा गया था, कौन टैक्स पे करता है, संपत्ति के हिसाब से जो है वोट डालने का अधिकार मिला था, ना कि सभी को। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य थी, बिल्कुल सही थी, और यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, क्योंकि सभी ने तो जो है प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं डाला था, अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को जो है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किस तरीके से हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। अगला देखते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी।
वह शासन अधिनियम जिसके तहत केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन 1926 और 1945 में हुआ था। तो ये हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो ये हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये पहली मीटिंग हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या फिर जिसको प्रस्तावना, यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बन गया था बाद में? प्रस्तावना। प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि पंडित नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको ही संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। संविधान के निर्माण पर उसका गहरा असर था और उद्देश्य का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, और संविधान को जो है भारत के लोगों ने ही आदेशित किया। तो ये बातें संविधान सभा तो या फिर संविधान के निर्माण में जो है ये बातें देखी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा को कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल हुए थे 11 अधिवेशन। 12वें अधिवेशन में तो है सबके सिग्नेचर हुए थे। 24 जनवरी जो है 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा, वही है कि 11 अधिवेशन हो गए थे, और जो 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, सभी सदस्यों ने उस पर जो है हस्ताक्षर किए थे टोटल। तो इस वजह से आप देखेंगे टोटल मीटिंग 12 हो जाती हैं हस्ताक्षर वाले दिन को भी मिलाकर। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को टोटल कितना समय लगा था? तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है इसमें लगा था। आगे मैचिंग का क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो इसमें एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वी.टी. कृष्णमाचारी। तो अगला देखते हैं कि संघ संविधान समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष नामित किए गए थे, तो फ्रैंक एंथोनी को जो है अस्थायी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार पटेल जी। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को जो है गठन हुआ था किसका? प्रारूप समिति का, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। अगला देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल अन्य सदस्य कितने थे? तो देखिए टोटल थे 7, और आप अध्यक्ष को हटा देंगे तो बचते हैं हमारे 6। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति के मूल सदस्य कौन थे? तो आप देखेंगे इसमें थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद शाहदुल्ला, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि इसमें जो बी.एल. मित्र के स्थान पे जो है एन माधवराव और डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति में शामिल कर लिया गया था। तो ये 2 चेंजेस बाद में हो गए थे। अगला देखते हैं कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था कब से? 17 नवंबर 1949 से। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे बी.एन. राव जी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो देखिए पहला जो प्रारूप तैयार किया था वो तैयार किया था बी.एन. राव के द्वारा। अगला देखते हैं कि संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे तो ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था किस दिन? जो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को
पूर्णतः इसको लागू कर दिया गया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? ये इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान को अपनाया एवं अधिनियमित किसके द्वारा किया गया था? तो ये संविधान सभा के द्वारा। भारत का जो है संविधान अंगीकृत यानी अपनाया गया था एवं अधिनियमित हुआ था कब? 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जो है ये जो है अधिनियमित हुआ था, या फिर इसको अंगीकृत भी बोलते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म और मृत्यु, तो इनका जन्म हुआ था 1891 में, उनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। सही कथन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए देखते हैं। तो पहली इन्फॉर्मेशन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के जो है विचार विमर्श की परिणति हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में। देखिए जो 1935 का अधिनियम आया था, इससे पहले जो चर्चा हुई थी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, तो उसी के जो है अनुरूप आया था भारत सरकार अधिनियम 1935। और क्या हुआ था कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया था ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था, जो कि सफल नहीं हो पाया था। अगला देखते हैं कि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और तो क्यों करता है, यहाँ पे इसको रीज़न दिया गया, इसको एक ग्रहीत संविधान। देखिए ग्रहीत संविधान तो है, लेकिन ग्रहीत संविधान होने से देश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। देश की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है कि जो उसमें प्रावधान है उसके द्वारा। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें, कथन और कारण सही तो दिए, लेकिन यहाँ पे स्पष्टीकरण या फिर व्याख्या सही नहीं हो रही है। आगे देखते हैं कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने कहा था कि 15 वर्ष के लिए इसको स्थगित कर देना चाहिए, किसको? वयस्क मताधिकार को। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, तो ये सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। तो ये स्टेटमेंट दी है आइवर जेनिंग्स जी, कहते हैं कि जो हमारा संविधान बना है तो इसके निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों को जो है और भावनाओं को कम करके आंका है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, तो ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये है ग्रैनविले ऑस्टिन की। आगे देखते हैं कि संविधान सभा में देखिए जो टोटल महिलाएं थीं, कुल महिला सदस्याएं कितनी थीं? तो टोटल थी 15। और अगला जो हमारा देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की जो संघ संविधान समिति, कौन सी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हम बस इतने ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगले जो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम आगे के चैप्टर और क्वेश्चन देखेंगे। तो उम्मीद है देखिए इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। और देखिए आपका एग्ज़ाम भी आ गया, यूपीपीसी 2023 का प्रीलिम्स आ गया, तो आप जल्दी से जल्दी इसको जो है वीडियो को देख लीजिए और जल्दी से जल्दी आपका इतनी कम समय में इतने क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, तो कम समय में आपके इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है और उसके बाद में जो है अच्छा खासा आपका एक रिवीजन भी हो जाता है। तो हमारे साथ में बने रहिए और हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो ज़रूर करिए। देखिए अब मैंने आपको MCQs वाली भी जो है सीरीज़ स्टार्ट करी है, तो आप वो सीरीज़ और ये पॉइंटर बुक की सीरीज़ दो में आप अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपके GS के क्वेश्चन, मैक्सिमम GS के क्वेश्चन देखिए आपके यहीं से आपको फंसेंगे, क्योंकि मैं सभी सब्जेक्ट की करवाऊँगा। MCQs भी सभी सब्जेक्ट के होंगे, ये वन लाइनर तो हमारा चल ही रहा है। तो देखना आपको कितनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और भी आपका जो है आने वाले समय में आपको करंट अफेयर भी पढ़ाया जाएगा। अगर CSET की किसी को दिक्कत है तो उसकी भी स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी कि किस तरीके से आप थोड़ा सा एफर्ट लगाने के बाद में जो है CSET आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिस पे हम जो है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।